कक्षा 9th और 10th के लिए संस्कृत व्याकरण में हमने कक्षा 9th और 10th के लिए जो संधि का चैप्टर पढ़ा उसमें एक विसर्ग संधि है, उसको हमने नहीं लिया। तो कक्षा 9th और 10th के लिए विसर्ग संधि के बारे में पढ़ते हैं। विसर्ग संधि हमेशा सबसे पहले ये ध्यान रखना है, विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। कुछ भी जो भी परिवर्तन होगा इस संधि में वो सारा विसर्ग के स्थान पे होगा। वस्तुतः आपको पता है विसर्ग के स्थान पे यहाँ तो रे होता है, विसर्ग के स्थान पे दंत्य सकार श होता है, सड़क वाला, जिसको दंत्य सकार कहते हैं। तालव्य सकार शंकर वाला श होता है और मूर्धन्य सकार षटकोण वाला श होता है। ये तीनों श चेंज होते हैं या फिर रे चेंज होता है विसर्ग के साथ, या फिर विसर्ग का ही लोप हो जाता है। तो जब विसर्ग का लोप हो जाता है तो उसको कहते हैं संस्कृत व्याकरण में लुप्त विसर्ग संधि या फिर कहते हैं लोप विसर्ग संधि। जब विसर्ग का ही लोप हो जाता है, जब विसर्ग के स्थान पे रे आता है तो उसको बोलते हैं रुत्व विसर्ग संधि। और जब विसर्ग के स्थान पे ये जो स परिवर्तन होते हैं तो उसको बोलते हैं सत्व विसर्ग संधि। अब देखिए कि इसमें सूत्र है व्याकरण के, जो उच्चार स्थान के सूत्र है उससे पता चलता है कि कौन से के स्थान पे कौन सा, विसर्ग के स्थान पे कौन सा से आएगा। तो देखिए पहला है ईचु यसानाम तालु। ये बिल्कुल सरल तरीके से ईचु यसानाम तालु, इसकी हिंदी लिखते हैं उच्चार स्थान, जो कक्षा 9th में उच्चार स्थान का चैप्टर सिलेबस में है और कक्षा 10th के लिए ये भी उपयोगी है, दोनों क्लासों के लिए उपयोगी है। इनका भी ज्ञान 10th वालों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि संधि पढ़ रहे हैं तो इसको समझना जरूरी है। ईचु यसानाम तालु का मतलब होता है, इसको पूरा खोल देते हैं सूत्र को। ई का मतलब होता है छोटा और बड़ा दोनों। जहां पे भी ए आता है व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में जहां पे भी ए आता है इसका मतलब आ साथ में है, दोनों भाई भाई हैं, साथ में रहते हैं। जहां पे ई आता है इसका मतलब छोटा और बड़ा साथ में है। जहां पे ऊ आता है व्याकरण में, इसका संस्कृत व्याकरण की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे ऊ आता है इसका मतलब दोनों साथ में है। ऊ छोटा और बड़ा दोनों साथ में है। री छोटा था तो बड़ा री अपने आप ही साथ में ही है, ये व्याकरण का नियम है। तो देखिए ई का मतलब छोटा और बड़ा दोनों। इस चू का मतलब होता है चेवर, चेवर का मतलब च छ जे जे ये, च छ जे जे ये। यसा नाम में देखो ये है व्यंजन, हलंत कर दो, व्यंजन है तो हलंत आएगा। व्यंजनम अर्धमात्रिकम, व्यंजन की परिभाषा होती है संस्कृत व्याकरण में
व्यंजन आदि मात्रा से युक्त होता है। व्यंजन कभी पूरा नहीं होता है। व्यंजनम अर्धमात्रिकम, अर्ध यानी आदि मात्रा से युक्त होता है। और स्वर पूरा होता है। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं जो प्रकाशित हो वह स्वर वर्ण कहलाता है। किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है स्वर वर्णों को। अ स्वतंत्र है, आ स्वतंत्र है, छोटी और बड़ी, ई स्वतंत्र है, उ स्वतंत्र है, री स्वतंत्र है ना। इसलिए ये स्वर होते हैं, ए आई ओ औ, ये स्वर होते हैं 13 स्वर वर्ण होते हैं, है ना। माहेश्वर सूत्र में ए से शुरू हो जाओ, हलंत अक्षरों को छोड़ दो, फर्स्ट का हलन छोड़ दो, सेकंड सूत्र का हलन छोड़ दो। माहेश्वर सूत्र में ए से स्टार्ट हो जाओ, चे पे रुक जाओ, ऐ उण में अणे छोड़ दो, री दृक में कै छोड़ दो, ए ओंग में गे छोड़ दो, ए ऐ औच में चे छोड़ दो। बीच वाले सारे हलंत वाले छोड़ करके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 जो सूत्र है वो अच के हैं, यानी स्वर संधि के हैं, है ना। तो देखिए ई चे वर्ग, ये हलंत और से हलंत, से भी व्यंजन है। इनको हम कहते हैं ईचु यसानाम तालु, यानी ई च वर्ग य और से, इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इनका उच्चारण यानी बोलना, उच्चारण का मतलब बोलना, ये बोले जाते हैं, इनका उच्चारण तालु से होता है, तालु से होता है। इसीलिए इस से को बोलते हैं तालव्य सकार। इस से को क्या बोलते हैं? इस से को बोलते हैं तालव्य सकार, जो तालु से बोला जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया तालव्य सकार। अब देखिए यह हमारे किस प्रकार का आना था विसर्ग संधि में, तो लेते हैं हम उदाहरण आपके नी यथा का मतलब उदाहरण, नी विसर्ग प्लस छल, नी विसर्ग प्लस छल। नी विसर्ग प्लस छल। अब देखिए यहाँ पे ये इसलिए जरूरी है, उच्चारण स्थान का ज्ञान 9th क्लास के सिलेबस में जो 10th वालों के लिए इसलिए जरूरी है इस संधि को समझने के लिए, क्योंकि 9th में जो सिलेबस में वो 10th वालों के लिए अपने आप पढ़ने योग्य है, क्योंकि उसके पढ़ा हुआ है तो वो सिलेबस से संबंधित हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे ये समस्या हो रही थी कि यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे से कौन सा लेके आए, तो इसके लिए यहाँ पे नियम काम करता है उच्चारण स्थान का। इससे पता चलेगा कि विसर्ग के स्थान पे से लाना कौन सा है। हमारे पास से तो 3 है, अब तीनों में से किसको यहाँ ला करके बैठे जिससे संधि पूरी हो जाए, ये संधि का शब्द बन जाए, पद बन जाए। इसके लिए ये नियम हमारे सामने है, तो ये नियम हमें बता देगा कौन सा से आएगा। तो देखिए 6 का और कौन से का उच्चारण स्थान सेम है, जिसका उच्चारण स्थान सेम है, समान है, वही से आके विसर्ग के स्थान पर बैठेगा, दूसरा से नहीं आ सकता। तो देखते हैं हम छे में छल का 6 है कि नहीं है? छल का 6 है। अब देखिए जब छल का 6 इसी उच्चारण स्थान में है तो अब विसर्ग के स्थान पे कौन से को लाना है? इसी से को लाना है, दूसरा से नहीं आ सकता, क्योंकि च वर्ग का जो 6 है और से है दोनों का उच्चारण स्थान तालु है। तो देखिए नी जैसा वैसा लिख दिया, विसर्ग के स्थान में आधा आएगा, व्यंजन है, व्यंजन आधा, विसर्ग के स्थान पे आधा से आएगा।
ये बन गया निश्चल। नी विसर्ग प्लस छल बन गया निश्चल। तो ये फिक्स हो गया हमें कि विसर्ग के स्थान में यही से आएगा। ये पूरा से होता है, ये पूरा से होता है, और ये जो लिखा है मैंने यहाँ निश्चल में ये से आधा होता है। हलंत हो गए है ना, विसर्ग के स्थान पे आधा से आ गया तो बन गया निश्चल। इसलिए ये जरूरी है। अब देखिए ईचू जैसा नाम तालुका हो गया। अब लेते हैं अगला सूत्र उच्चारण स्थान का। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब इसकी हिंदी करते हैं पहले। री छोटा और री बड़ा, दोनों री साथ में आएंगे। री का मतलब छोटा और बड़ा दोनों। टू का मतलब हो गया टेबल, ट, ठ, ड, ढ, है ना, सारे अनंत आएंगे। ट, ठ, ड, रे का मतलब खाली रह, से का मतलब खाली षटकोण वाला श, मूर्धन्य सकार। इनका उच्चारण यही वापस आगे लिखना है। इनका उच्चारण ऊपर तालु से होता है तो ये इनका उच्चारण मूर्धा से होता है, मूर्धा से होता है। अब पहली बात तो यहाँ आती है कि मूर्धा किसको कहते हैं? मूर्धा, मुर्दा नहीं, लाश नहीं। मुर्दा का मतलब लाश होता है, मुर्दा नहीं, मूर्धा। मूर्धा है, मूर्धा का मतलब होता है जीभ इन वर्णों को उच्चारण करते समय, जीभ से जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, जहां हमारी जीभ स्पर्श करती है, उस स्थान को व्याकरण की भाषा में मूर्धा कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण, जहां पे जीभ स्पर्श कर रही है उसी स्थान को कहते हैं हम व्याकरण के अनुसार मूर्धा। अब देखिए इसकी हिंदी करते हैं हमने। अब इसका जैसे उदाहरण लेते हैं, आपके धनु प्लस टंकार है, यथा का मतलब उदाहरण धनु प्लस धनु विसर्ग प्लस टंकार है। धनु विसर्ग प्लस टंकार है, धनु टंकार है। अब देखिए यहां पे भी यही बात आती है कि यहां से कौन सा लेके आए, तो से कौन सा लेके आए, इस बात को समझने के लिए हमें उच्चारण स्थान का देखना पड़ेगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान सेम है, समान है, वही से यहाँ करके बैठेगा विसर्ग के स्थान पे, वही से विसर्ग के स्थान पे आएगा, दूसरा से नहीं आ सकता जिसका उच्चारण स्थान समान है। तो देखते हैं इनमें टे एक नहीं है, ये रहा टे। टंकार में टे है, यहाँ पे भी इसके उच्चारण स्थान में भी टे है। अब देखते हैं कि विसर्ग के स्थान में कौन सा से आएगा, यहाँ पे षटकोण वाला से आएगा, क्योंकि आगे क्या है टे। टे और षटकोण वाले से का उच्चारण स्थान सेम है, इसलिए षटकोण वाला से ही आएगा, दूसरा से या नहीं आ सकता। अब देखिए इसको बनाते हैं। धनु इस विसर्ग के स्थान पे हो गया आधा षटकोण वाला से, हलंत हो गया। अब आगे जोड़ दो, टंकार है, यहाँ पे विसर्ग है तो यहाँ पे भी विसर्ग आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। धनु प्लस टंकार है, धनुष टंकार, धनुष टंकार, धनु प्लस टंकार है, धनुष टंकार बन जाएगा। इस प्रकार के उदाहरण बनते हैं। समान होना चाहिए उच्चारण स्थान का। एक और नियम है इसका,
से का वो देख लो आप। लिटू लसाना दंता, लिटू लसाना दंता। इस सूत्र को खोलते हैं अपन, टुकड़े करके इसके अलग अलग खोल के लिखते पूरा। लि हमेशा स्वर वर्ण में ह्रस्व स्वर वर्ण है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं। 13 जो स्वर वर्ण टोटल होते हैं उनको डिवाइड किया गया है 3 भागों में। ह्रस्व 5 होते हैं, ए ई उ री, छोटे वाले छोटे वर्ण जो छोटी मात्रा से होते हैं। दीर्घ जो बड़ी मात्रा 8 और 5 13 हो जाते हैं टोटल। और प्लुत केवल ओम, जैसे बोलते हैं ओम गोविंदम गोविंदम, ओम की ध्वनि वो प्लुत होता है। तो दीर्घ केवल ह्रस्व वर्ण है। तो दीर्घ के 2 4 नहीं होते, एक ही होता है, जैसा है वैसा ही रहता है। तो ये संस्कृत में काम में लिया जाता है, हिंदी में काम में नहीं आता। बड़ी री और दीर्घ ये हिंदी में काम में नहीं आते, इसलिए हिंदी में स्वर 11 होते हैं और संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। 2 प्लस हो जाते हैं संस्कृत में, एक तो दीर्घ और एक बड़ा री, तो 13 हो जाते हैं। और हिंदी में दोनों नहीं होते तो 11 हो जाते हैं। तो दीर्घ जैसा वैसा रहेगा क्योंकि ह्रस्व स्वर है। तू का मतलब तेवर, तेवर का मतलब त थ द ध न। तू का मतलब हो गया तेवर। ले और से, ले अलंत से। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दांत। इनका उच्चारण स्थान दंत सकार। इनका उच्चारण स्थान दांत से होता है, दांत से होता है। इनका उच्चारण आपके दांत से होता है। कौन कौन से? दृ, ते वर्ग, ले और से। इनका उच्चारण स्थान दांत से होता है, इसलिए व्याकरण में सूत्र बना दिया धृतु लसानाम दंता। अब देखिए संधि में कैसे उदाहरण को काम में लेते हैं, संधि में कैसे समझते हैं। यथा का मतलब उदाहरण, जैसे उदाहरण लेते हैं नमः प्लस ते। अब देखते हैं आगे जो ते लिखा हुआ है ये रहा, इसमें आगे ते है हमारे पास। अब यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे कौन सा से आएगा? ये रहा सड़क वाला से, जिसको बोलते हैं व्याकरण में दंत सकार। दांत से उच्चारित होता है, बोला जाता है, इसलिए इसको व्याकरण में बोलते हैं दंत सकार। तो जब ते का आगे जो ते आया है उसका और से का दोनों का उच्चारण स्थान सेम है, तो ते आगे आने के कारण कौन सा से आएगा? समान उच्चारण स्थान होने के कारण यहाँ पे दंत सकार ही आएगा, सड़क वाला से ही आएगा। तो देखिए न में जैसा वैसा लिख दिया। अब विसर्ग के स्थान पे आधा से लिख दिया, हलंत आगे ते जोड़ दो, क्या बन गया? नमे प्लस ते, नमे विसर्ग ते, नमस्ते बन गया। ये उदाहरण बन गया इसका। तो ये विसर्ग संधि के जो सत्व विसर्ग संधि है, ये जो हमने आज पढ़ी है, ये है आपके सत्व विसर्ग संधि। तीनों से का मैटर है इसमें। तो इस प्रकार ये तीनों सूत्र याद करने हैं, समझने हैं आपको। धन्यवाद।